नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 12th अकाउंटेंसी सीजी एवं सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए हमने इसके पूर्व वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण में हमने संचालन संबंधी क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि संचालन संबंधी क्रिया क्या होती है और कौन सा इनफ्लो होता है, प्लस आइटम होता है, और कौन सा आउटफ्लो आइटम्स होता है, माइनस आइटम होता है, और किस प्रकार से संचालन संबंधी, ऑपरेटिंग संबंधी क्रियाएं की गणना की जाती है। इसका आज सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें हम आज ध्यान रखेंगे या जिसका अध्ययन करेंगे कि हमारी अगली 2 क्रियाएं हैं, जिसमें पहली क्रिया, दूसरी क्रिया थी विनियोग संबंधी क्रियाएं, और तीसरी क्रिया हमारी है वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल स्टेट एक्टिविटीज, और तीनों मिलकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से देख रहे हैं या अन्य के माध्यम से देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करके अशोक पोर्ट भरे लिख करके आप देखेंगे तो उसमें आपको सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा होगा, उसको पुश कर दीजिए तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने की उत्साह जागृत होता है। तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो अब हम देखते हैं कि अगला हमारा जो सेकंड पॉइंट था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोग या निवेश क्रिया है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें हमको कब कब पैसा हमारे पास आएगा और कब कब हमारे पास से पैसा जाएगा। तो इन्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, विनियोग 2 प्रकार का होता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है हम अपने ही कंपनी में, अपने ही फर्म में स्थायी संपत्तियों के रूप में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अर्थात स्थायी संपत्तियों का क्रय करते हैं, जैसे भवन का क्रय करना, फर्नीचर का क्रय करना, मशीन का क्रय करना, मोटर कार का क्रय करना, ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कहाँ? बिजनेस में। एक इन्वेस्टमेंट होता है हम अपने पैसे को किसी अन्य कंपनी में या बैंक में या कहीं अन्य स्थान पे इन्वेस्ट करते हैं, अर्थात हम किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं या किसी कंपनी के प्रतिभूतियां खरीदे हैं या किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ मतलब आउट ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस के अलावा हम अन्य सेक्टर में पैसा लगाते हैं, वो विनियोग कहलाता है। और यहाँ पे कब कब आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आएगा और आपके कब कब पैसा जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर आप स्थायी संपत्तियों का विक्रय करोगे, आपके पास भवन, मशीन, प्लांट था और आपके कार्य के योग्य नहीं है, हम उसको क्या कर देते, बेच देते। बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, अर्थात फंड बढ़ेगा। अर्थात स्थायी संपत्तियों का, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, संपत्ति के विक्रय से होने वाली प्राप्त राशि, कैश सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चाहे ट्रेंजिबल एसेट्स या इनट्रेंजिबल एसेट्स, इनको बेचने से आए। इन्वेस्टमेंट के विक्रय से आए। जो आपने इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, डिबेंचर खरीदे थे, अब आपको लगता है कि आपके लिए योग्य नहीं है, आप चाहते हैं कि अन्य जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप उसको बेच सकते हो। अगर उसको बेचोगे तो आपके पास आय आएगी। और आप किसी अन्य कंपनी में पैसा लगाए हो तो स्वाभाविक है कि वहां से आपको क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम होगी, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो आपको वहां से या तो शेयर पे लाभांश मिलेगा, डिविडेंड प्राप्त होगा, या आपको अन्य कंपनी में आप डिबेंचर्स या लोन के रूप में दिए हो तो वहां से आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 4 प्लस आइटम है, स्थायी संपत्तियों का विक्रय, विनियोग का विक्रय और
विनियोग पर ब्याज व लाभांश की प्राप्ति या अंशों पर लाभांश की प्राप्त होना। ठीक उसी प्रकार आपके पास से पैसा कब जाएगा? जब आप इन्वेस्टमेंट या स्थायी संपत्तियों का क्रय करेंगे, तो स्वाभाविक है नगद क्रय करेंगे तो हमारे पास से फंड क्या होगा? कम हो जाएगा, आउटफ्लो होगा। अर्थात स्थायी संपत्तियों का क्रय, परचेस फॉर फिक्स्ड एसेट्स, और गैर चालू विनियोग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, डिवेंचर खरीद रहे हो, तो आपके पास से उतने समय के लिए आपके पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। अर्थात क्या है? ये माइनस आइटम है। तो यहां पर जब आपको बैलेंस शीट के रूप में प्रश्न दिया रहेगा, तो हम स्थायी संपत्तियों को, फिक्स्ड एसेट, चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, ट्रेंजिबल हो या इंट्रेंजिबल हो, हम करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव करते हैं, हम दोनों के बीच में तुलना करते हैं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आप परचेस कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के रूप में लास्ट ईयर हमारी बिल्डिंग 1 लाख की थी, करेंट ईयर में बिल्डिंग 1,50,000 दिखा रहा है, इसका मतलब आपने 50,000 रुपए की नए बिल्डिंग्स को परचेस की हो। अगर संपत्ति में कमी दिखाता है, जैसे मशीन लास्ट ईयर 1 लाख की थी, अभी कितनी हो गई है? 75,000 हो गई है, तो कितना कम हो गई है? 25,000 कम हो गई है, तो इसको विक्रय नहीं मानते हैं। ये सामान्य रूप से क्या माना जाता है? डेप्रिसिएशन माना जाता है। आप विक्रय तभी मानेंगे जब आपको प्रश्न में स्पष्ट रूप से नीचे में आपको निर्देश दिया रहेगा कि इतने रुपए की लागत की संपत्ति को इतने रुपए में बेच दिया, तभी आप उसको विक्रय मानते हैं। अन्यथा दोनों के अंतर की कमी की राशि को हम डेप्रिसिएशन मानते हैं, मूल्यह्रास मानते हैं, और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस किया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मुख्य रूप से हमारा वही होता है कि यहाँ पे एसेट्स का परचेज निकालना, संपत्ति का जैसे मैंने कहा बढ़ गया तो क्रय है, कम हुआ तो विक्रय नहीं है, डेप्रिसिएशन है। तो अब ऐसी स्थिति में उसने खरीदा भी है, बेचा भी है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी मेंटेन किया है, तो इसका तात्पर्य है कि आपको अलग से मशीन अकाउंट, संपत्ति लेखा बना करके आपको करंट ईयर में कितने रुपए की संपत्ति खरीदा है आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? एसेट्स अकाउंट बना करके कैलकुलेशन करना पड़ता है, संपत्ति लेखा बना के निकालना होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम मशीन लेखा बना रहे हैं, पहले से मान लीजिए हमको यहाँ पे 80,000 रुपए की हमारे पास पहले से मशीन है, ये गत वर्ष का बिल है। दो आपको 2 इयर्स का कंपैरेटिव दिया है। गत वर्ष में हमारे पास मशीन कितने की थी? 80,000 रुपए की मेरे पास मशीन थी। अभी करंट ईयर में बता रहा है 1,20,000 हो गई है, तो ये जो शेष ले गया है चालू वर्ष का कहलाता है। तो ये जो बैलेंस सीडी कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? 1,20,000। तो 1,20,000 क्या हमारा चालू वर्ष का शेष है। और प्रश्न के नीचे में बता रहा है संपत्ति का विक्रय किया है। एक 10,000 रुपए की लागत थी, एक मशीन कितने की थी? 10,000 रुपीज की थी, और उस 10,000 रुपए की मशीन को जिसपे रिटर्न डाउन वैल्यू अब तक ह्रास घटने के बाद 7,000 रुपए है, उसको 5,000 रुपए में बेच दिया है। तो 3 मूल्य दिया है, बेची गई मशीन का लागत मूल्य दिया हुआ है, बेचे गए मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू दिया गया, आप तक डेप्रिसिएशन घटाने के बाद का मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले कितने में बेच रहा है? तो कितने में बेच रहा है? 5,000 में बेच रहा है। तो क्रेडिट साइड में बैंक लेखा संपत्ति का विक्रय, बैंक अकाउंट बोल करके हम कितना लिखेंगे? 5,000 रुपीज। अब इस 10,000 रुपए की मशीन थी जिसको 5 में बेच रहा है, और अब तक उसने 7,000 रुपए तक इसका उपयोग हो चुका है, मतलब 3,000 रुपए करेंट तक क्या लग चुका है? उसका डेप्रिसिएशन लग चुका है। घटा हुआ मूल्य कितना है? 7,000 है। तो 7,000 की चीज को आपने 10,000 में बेचे हो, मतलब कितने का लॉस हुआ है? 3,000 का लॉस हुआ है। तो अगर संपत्ति के विक्रय से लॉस होगा तो यही लिखोगे, अगर प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट की राशि कहां जाएगी? डेबिट में आ जाएगी। अब उसके पश्चात हमको चालू वर्ष में क्या डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है, और डेप्रिसिएशन अन्य मशीन हमारी चालू है, सबको हमने बेचे नहीं है, और कुछ मशीन खरीदे भी हो सकते हैं, उन पे डेप्रिसिएशन तो आपको प्रश्न में बता दिया है। करंट ईयर में 15,000 रुपए ह्रास लगा है, तो चालू वर्ष का ह्रास क्या आएगा? क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस तरह से आप देखोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 1,20,000, 1,40,000, 1,43,000। अब इस डेबिट में कितना टोटल है? 80,000 है। तो 1,43,000 में 80,000 को आप घटा दीजिए।
तो आपको क्या आ जाएगा, करेंट ईयर में खरीदी गई मशीन आ जाएगा। तो 63,000 रुपए की 63,000 रुपए की उसने इस साल क्या किया है, चालू वर्ष में मशीन का क्रय किया है। तो इस तरह से आपको मशीन लेखा बना करके आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, संपत्ति का क्रय। तो इस तरह से 63,000 रुपीज ये आपका क्या होगा, माइनस आइटम होगा। 5 आपका 5,000 में बेचा था इसने, 5,000 आपका ये प्लस आइटम होगा, संपत्ति का विक्रय। और संपत्ति के विक्रय करने से हानि हुई है तो यह हानि कहां जाएगी, संचालन संबंधी क्रिया में गैर चालू संपत्तियों में आपको वहां पे क्या हुआ था, हानि हुई थी विक्रय से हानि में। अब वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और ये 15,000 भी आपका डेप्रिसिएशन वहां का होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होता है। तो इस तरह से आपको संपत्ति का क्रय हमको निकालना होता है। कब, अगर आपको क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू की पहचान कैसे करेंगे, जब आपको बैलेंस शीट में आपको एक साइड संपत्तियां दिया है और दूसरे साइड में आपको अवेक्षण कोष डेप्रिसिएशन फंड या एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फंड नहीं दिया हुआ है, तब उसको अपन मानते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू है। अगर प्रश्न में आपको ओरिजिनल कास्ट दिया हुआ है और साथ में एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में दिया है, तो उस समय भी हम बनाएंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे। जो भी बैलेंस होगा गत वर्ष का डेबिट में आएगा और लास्ट ईयर का कहां आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। आपने जितने में बेचे हो, 5,000 में बेचे हो तो यहाँ 5,000 आएगा। और आपको 7,000 की चीज थी, 5,000 में बेचे हो तो 3,000 का क्या हो रहा है, हानि आ रही है। बस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा आता है कि जो प्लांट आप बेच रहे हो उस प्लांट का अब तक एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। तो यहां पे आपको देखोगे कि 10,000 की लागत था, अब तक इसका घटा हुआ मूल्य कितना है, 7,000 है। इसका मतलब जो प्लांट बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है, 3,000 है। तो एक आइटम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आपका घटे हुए बेचे गए प्लांट का एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्स्ट्रा आएगा। और यहाँ पे चालू वर्ष का डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया, नहीं लिखा जाता है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डेबिट में आपको आ जाएगा संपत्ति का क्रय आएगा, और वो संपत्ति का क्रय क्या कहलाएगा, आपके लिए माइनस आइटम में आपको लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न में संपत्ति का क्रय और विक्रय को गणना करनी पड़ती है। कई बार हमको चालू वर्ष का डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता है और एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन सिस्टम है, तो आपको सबसे पहले एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट संचय कोष का बैलेंस क्रेडिट में लाएंगे और जो चालू वर्ष का होगा वो कहां आएगा, डेबिट में आएगा। और उसके पश्चात आपने जो प्लांट बेचे हो उस प्लांट का, बेचे गए प्लांट का एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितना आया था, डेबिट में लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा वो आपको बताएगा कि चालू वर्ष में आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाए हो। तो इस तरह से हमारा क्या निकाला जाता है, इन्वेस्टिंग प्रोसेस ज्ञात किया जाता है, विनियोग संबंधी क्रिया निकाली जाती है। अगली हमारी क्रिया है, तीन नंबर हमारी है क्रिया है वित्तीय क्रिया है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से क्या मीनिंग होता है, क्या तात्पर्य है, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, वित्त की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा आएगा नहीं तब तक कंपनी न तो अपनी स्थायी संपत्तियों में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, न तो रॉ मटेरियल खरीद सकती है, न तो प्रोडक्शन चालू कर सकती है। इसलिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है फाइनेंस की, पैसे की, वित्त की। तो कंपनी वित्त पैसा कहां से व्यवस्था करती है, तो कंपनी जो होती है पैसा हमारे कहां से व्यवस्था करती है, कंपनी अंशों के निर्गमन के द्वारा, इश्यू ऑफ शेयर, मार्केट में शेयर लाती है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, चाहे पूर्वाधिकार अंश इशू करती है अगेंस्ट आप कैश, नगद के अगेंस्ट में। तो आपके पास क्या होगा, इनफ्लो होगा, आपके पास फंड आएगा। और उसी प्रकार अगर वो लोन लेती है, लॉन्ग टर्म्स लोन लेती है या अपने डिबेंचर्स मार्केट में लाती है और उनके माध्यम से पैसा कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के पश्चात वो बिजनेस को ऑपरेट करने में यूज करती है। तो कब कब कंपनी के पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है वो प्लस आइटम है, और कंपनी के पास से कब कब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में पैसा जा रहा है वो माइनस आइटम है। तो कब आएगा, अगर आप अंशों का निर्गमन करते हैं, समतांश पूर्वाधिकार अंशों का आप निर्गमन करेंगे तो आपका फंड बढ़ेगा, पैसा आएगा। ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं तो पैसा आएगा। और लॉन्ग टर्म्स अल्पकालीन या दीर्घकालीन आप लोन लेते हैं तो आपके पास पैसा आएगा।
पैसा कब जाएगा? अगर आप अंशों का शोधन करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, रिडेम्पशंस करते हैं, तो आपके पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। चाहे समता अंशों का रिडेम्पशंस करते हो, चाहे पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते हो। ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान करना, हमको ऐसा लगता है कि हमारे डिबेंचर्स हैं, हमारे पर लोन पे कंपनी पे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने डिबेंचर्स को क्या करते चली जाती है? वापस करते चले जाती है। या हम बैंक आदि से लोन लिए हैं तो इंस्टॉलमेंट हम बैंक का पेमेंट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम पेमेंट करेंगे हमारे पास से पैसा जाएगा और हमारा क्या होगा? फंड क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। आपके कंपनी में जिन व्यक्तियों ने शेयर खरीदे हैं या आपके कंपनी में जिन्होंने ऋण पत्र खरीदे हैं, तो उनपे आपको क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है, लाभांश देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो आप ब्याज पेड करोगे या लाभांश पेड करोगे तो आपके पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। तो ये तो हमारी क्या थी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी। तो आपको सेपरेट अगर किसी एक्टिविटीज के बारे में निकालना कहता है तो आप प्लस माइनस करके स्टेटमेंट के रूप में निकाल सकते हैं। जब आपको प्रश्न में क्या बोल देगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोलेगा, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने बोलेगा, तो वहां तीनों एक्टिविटीज को लेके बनाया जाता है। तो पहली एक्टिविटीज हमारी आती है संचालन संबंधी क्रियाएं, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मल रूप से क्या लेते हैं? इसमें शुद्ध लाभ लेते हैं, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग वे, गैर नगद वे और गैर संचालन व्ययों को जोड़ते हैं, और गैर संचालन आय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आ जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कार्यशील पूंजी के पूर्व का लाभ। और उसमें हम क्या करते हैं? चालू संपत्ति में वृद्धि को, चालू संपत्ति की कमी को प्लस करते हैं और चालू दायित्व की वृद्धि को माइनस करते हैं। और चालू संपत्ति में वृद्धि को और चालू दायित्व की कमी को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। तो इस तरह से आपको प्लस माइनस करके हम निकालेंगे, जो आएगा उसमें इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया जाता है। तो आपको क्या निकल जाती है? संचालन क्रिया से आय आएगी, चाहे पॉजिटिव में आ सकती है या निगेटिव में आ सकती है, प्लस आइटम में या माइनस आइटम। दूसरी हमारी प्रक्रिया होती है विनियोग क्रिया से आय, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया है। तो उसमें प्लस आइटम क्या है? स्थायी संपत्तियों का विक्रय, विनियोग का विक्रय, ब्याज व लाभांश की प्राप्ति प्लस आइटम है, और माइनस आइटम है स्थायी संपत्तियों का क्रय, विनियोग का क्रय माइनस आइटम है। तो प्लस माइनस करके वृद्धि और कमी को ध्यान में रख करके आप प्लस या माइनस करके बाहर लेंगे। तीसरी एक्टिविटीज थी वित्तीय क्रिया संबंधी एक्टिविटीज। तो कब कब हमारे पास पॉजिटिव आइटम होगा? तो नए अंशों का निर्गमन, समता या पूर्वाधिकार अंश, नए ऋण पत्रों या का निर्गमन या ऋण पत्र का ऋण लेना या ऋण पत्रों व ऋण की वापसी करना माइनस आइटम है, और ब्याज व लाभांश का भुगतान करना माइनस आइटम है। तो इनका भी हम प्लस माइनस करके बाहर लेंगे। फिर उसके पश्चात तीनों एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज ए अर्थात संचालन क्रिया, एक्टिविटीज बी विनियोग क्रिया, एक्टिविटीज सी वित्तीय क्रिया, तीनों के टोटल को ले लेंगे। तो अगर मान लो पहले वाले का आंसर प्लस में आया है, दूसरे का आंसर माइनस में आया है, तीसरे का आंसर प्लस में आया है, तो दो प्लस प्लस को जोड़ दीजिए और माइनस वाले को घटा दीजिए। तो आपको या तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा या तो नेगेटिव में रहेगा। और इसमें आपको प्रश्न में आपको ओपनिंग कैश इन हैंड दिया होगा या ओपनिंग कैश एट बैंक दिया होगा। आप इस आंसर में उसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वो क्लोजिंग कैश इन हैंड या क्लोजिंग कैश एट बैंक आ जाएगा। तो कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट में प्रश्न में ही आपका आंसर दिया रहता है, प्रारंभिक रोकड़ शेष और अंतिम रोकड़ शेष। तो अंतिम रोकड़ शेष आपका क्या होता है? आंसर होता है। अगर वही आंसर आपका आ गया इसका मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है? राइट है। तो बच्चों ये क्या था? आपने पार्ट 2 देखे, किसका? रोकड़, आपका रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको जिस चैप्टर का वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मुझे किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। और अगर आपने इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अंत तक आपने वीडियो को देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।